आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल हुआ है। इससे पहले कि ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें, आइए हम जान लेते हैं कि इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स जैसे पॉलीमर्स, जैसे पेंट्स, मेडिसिन्स या बहुत सारे दूसरे ऐसे यौगिक का हमने इस्तेमाल किया जो कि केमिकल रिएक्शंस से बने हैं। मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स इत्यादि, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और प्राणियों के लिए हानिकारक या टॉक्सिक हैं। तो उनका इस्तेमाल ना हो या कम हो, या ऑल्टरनेटिव इस तरह के रिएक्शंस किए जाएं या उत्पाद यूज़ किए जाएं, बनाए जाएं जो कि हानिकारक नहीं हो। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रीन केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हुआ या इसका इजाद हुआ। 1999 में, सन 1991 में पॉल एनास्तास ने सबसे पहले ग्रीन केमिस्ट्री टर्म को कॉइन किया या इस्तेमाल किया, और उन्हें ही फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री ये है कि हम इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स को बनाएं, रिएक्शंस करें या प्रोडक्ट बनाएं ताकि हैज़र्डस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो, प्राणियों को किसी तरह से जहरीले और विषैले पदार्थों से सामना ना करना पड़े, नुकसान उनको ना हो, उसी तरह से एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी ना हो। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम ग्रीन रिएक्शंस कहते हैं, और इस पूरी केमिस्ट्री को हम ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में जो केमिकल प्रोडक्ट बनता है केवल वही शामिल नहीं होते। ग्रीन केमिस्ट्री का अर्थ है कि हमने कौन से रिएक्टेंट लिए ताकि उन प्रोडक्ट को बनाया जा सके, और रिएक्शन का पाथवे किस तरह से है, यानी किन चरणों में रिएक्शन पूरा हो रहा है, कैसे सॉल्वेंट लिए जा रहे हैं, और पूरी रिएक्शन प्रोसीजर किस प्रकार की है, कंडीशंस क्या है, एनर्जी कितनी यूज़ हुई है, ये सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, तभी उसको ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और संबंधित रिएक्शन को ग्रीन रिएक्शन कहा जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सस्टेन रहे, वो बना रहे और उस पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। जो ग्रीन रिएक्शंस होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। सॉल्वेंट जो है वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन सॉल्वेंट का अर्थ ये है कि वो टॉक्सिक या दुष्प्रभाव वाला या हानिकारक नहीं हो, रिएजेंट और कैटलिस्ट भी हानिकारक नहीं हो, और एनर्जी कंजम्पशन कम से कम हो, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ना हो, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे ही रिएक्शन हो सके, ताकि कम से कम हानिकारक उत्पाद प्राप्त हों या साइड प्रोडक्ट प्राप्त हों। जो ग्रीन केमिस्ट्री है इसमें इट इन्वॉल्व्स इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड, यानी पहले जो क्लासिकल हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनको इम्प्रूव कर लिया जाए, कम स्टेप्स में वो रिएक्शंस पूरे हों, ऐसे फॉर्मूले या नए कंपाउंड्स बनाए जाएं जिनका जो यूज़ है वो तो बराबर बना रहे, जिसका जो हमें जिस काम के लिए उस कंपाउंड को यूज़ करना है वो यूज़ जो है वो बना रहे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिक इफ़ेक्ट ना हो। जिस मेडिसिन को हम जिस बीमारी के लिए या जिस तकलीफ़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसी ऑर्गन या उसी सेल या उसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें, ना कि साइड इफ़ेक्ट या टॉक्सिसिटी बढ़ाए बॉडी में, कहीं और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स उसकी वजह से नहीं होने चाहिए। सॉल्वेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि जो एनवायरनमेंट है या फिर जो उसको हैंडल कर रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, उस पर भी कोई इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे हम मॉलिक्यूल्स यूज़ करें जो बायोमॉलिक्यूल्स हों, या हमें जो नेचर से ही वो मॉलिक्यूल्स या सबस्ट्रेट्स हमको मिल जाएं, और हम कोई सिंथेटिक हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। बायोटेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें, एंजाइम्स इत्यादि का इस्तेमाल करें, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोसेसेस हैं
उनका हम इस्तेमाल करें, तो ये सारे सब मिलाकर बनता है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स हैं, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। इसमें से इस वीडियो में हम कुछ एक प्रिंसिपल को ही स्टडी करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम दूसरे बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे या उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉल्यूशन प्रिवेंशन। पॉल्यूशन प्रिवेंशन से अर्थ है कि इससे बेहतर है कि हम पॉल्यूशन को क्रिएट ही ना करें, क्योंकि एक बार पॉल्यूशन होता है तो उस वेस्ट को ट्रीट करने में या एनवायरनमेंट को क्लीन करने में ज़्यादा एनर्जी, ये ज़्यादा दूसरे केमिकल्स और प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें इस तरह का रिएक्शन यूज़ करना चाहिए जो कि ग्रीन रिएक्शन हो। वो इसलिए ग्रीन कहलाया जाएगा कि वो जो पॉल्यूशन है वो प्रिवेंट करे या पॉल्यूशन उत्पन्न न करे। डर्टी रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिसके दौरान टॉक्सिक रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट हैं जो वो दुष्प्रभाव वाले हों या टॉक्सिक या जहरीले विषैले हों, सॉल्वेंट्स जो हैं वो टॉक्सिक हों और पॉल्यूटिंग हों। इसके अलावा हार्श रिएक्शन कंडीशंस यानी हाई टेम्परेचर, प्रेशर हो, ऐसे में बहुत सारे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनते हैं। जो उदाहरण हैं हेलोजनेशन, ऑक्सीडेशन, एल्किलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ये रिएक्शंस डर्टी रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। हम एक ग्रीन एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसमें कि सर्ट्रेलिन HCl सॉल्ट का सिंथेसिस हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, यानी डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनको ये मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। और इसका जो पहले जो क्लासिकल सिंथेसिस थी या उसका प्रोडक्शन था उसमें मिथिलीन क्लोराइड, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, टॉल्यूइन और हेक्सेन विलेन सॉल्वेंट्स जो हैं वो यूज़ किया जाता था। लेकिन उसकी जगह जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसमें या ग्रीन रिएक्शन है उसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन 4 की जगह केवल एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि प्यूरिफिकेशन इत्यादि प्रोसेसेस में भी मदद मिलती है और वो ग्रीन प्रोसेसेस हो जाते हैं। और सारा जो प्रोसेस है सॉल्वेंट का, तरह तरह के सॉल्वेंट को इस्तेमाल करने के बजाय ये सिंपल एक सॉल्वेंट से ये प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल हो जाता है। इसके अलावा जब 1 kg, पहले जो क्लासिकल मेथड था उसमें 1 kg ऑफ सर्ट्रेलिन को जब हम प्रोड्यूस करते थे, उत्पादन उसका करते थे, तब 250 लीटर्स सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता था, जबकि इथेनॉल को यूज़ करने पर इस ग्रीन रिएक्शन में सिर्फ 25 लीटर 1 kg सर्ट्रेलिन के सिंथेसिस के लिए लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रीन सॉल्वेंट को यूज़ करने पर सॉल्वेंट की मात्रा और टॉक्सिक सॉल्वेंट का यूसेज भी कम हो गया। तो इसी वजह से ये जो प्रोडक्शन है सर्ट्रेलिन का उसको ग्रीन प्रोडक्शन कहा जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन रिएक्शन है। इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। दूसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी उसका मतलब है कि जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो जितने भी हमने स्टार्टिंग मटेरियल में जितने भी एटम्स हमने यूज़ किए हैं वो सारे मैक्सिमम एटम्स जो हैं वो प्रोडक्ट में आ जाने चाहिए, यानी कोई मिनिमम एटम्स ऐसे होने चाहिए जो कि साइड प्रोडक्ट बनाएं। तो उसका मतलब ये है कि कोई भी जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं आपस में वो इस तरह से रिएक्ट करें जो हमारा प्रोडक्ट है, इच्छित प्रोडक्ट, उस सभी के सभी एटम्स उस प्रोडक्ट में आ जाएं, तो या फिर मैक्सिमम एटम्स उसमें आ जाएं। तो उसका अर्थ ये है कि कोई भी जो साइड प्रोडक्ट है वो न बने या कम से कम मात्रा में बने, क्योंकि साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉक्सिसिटी या वेस्ट हैं और वेस्ट से ही पॉल्यूशन तैयार होता है, पॉल्यूशन बनता है। तो उसका मतलब ये है कि वेस्ट
फ्यू एटम्स और नो एटम्स, ये प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग मटेरियल मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट में आ जाना चाहिए। इसी बात को कहते हैं एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी या परसेंटेज ऑफ एटम एफिशिएंसी वो इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, यानी इच्छित उत्पाद जो है उसका मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, जो भी जितने सारे रिएक्टेंट्स का हमने इस्तेमाल किया उन दोनों को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 100 से, इससे आता है एटम एफिशिएंसी का परसेंटेज। जितना एटम एफिशिएंसी होगा वो रिएक्शन उतनी ही ग्रीन होगी। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन का 2 प्रोसेस है। एक जो क्लासिकल प्रोसेस पहले पुराना प्रोसेस था वो बूट्स प्रोसेस कहा जाता था कंपनी के नाम के हिसाब से, और इसमें 6 स्टेप्स थे, और इसका जो एफिशिएंसी था एटम एफिशिएंसी ओनली 40% था। जो अभी जो ग्रीन प्रोसेस लेटेस्ट है हर्शेस्ट सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन, इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं और इसकी जो एटम एफिशिएंसी है वो 99% है। आइए इस सिंथेसिस को एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए बूट प्रोसेस है, आइबुप्रोफेन का सिंथेसिस है ये 1, इसमें 2 स्टेप्स हैं 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप्स के बाद बनता है आइबुप्रोफेन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद हम इजाद हुआ हॉइस्ट प्रोसेस का, और इसमें देख सकते हैं आप 1, 2 एंड 3 प्रोसेस 3 स्टेप्स हैं, और इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया है और हाइड्रोजन का, और यहाँ देख सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया है और कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। जबकि यहाँ बूट प्रोसेस में दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल अधिक होता है। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है ग्रीन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें केवल 3 स्टेप्स हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एटम एफिशिएंसी का। और इसमें जो एफिशिएंसी एटम एफिशिएंसी है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 90% से ज़्यादा है, जबकि क्लासिकल रूट प्रोसेस में जो है 42 के आसपास एटम एफिशिएंसी है। और इसकी एटम एफिशिएंसी ग्रीन प्रोसेस की क्योंकि ज़्यादा है 92% या उससे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ग्रीन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें वेस्टेज कम है। इसके अलावा एटम एफिशिएंसी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी जितने भी यहाँ पर रिएक्टेंट्स को नहीं लिया गया है, यहाँ इस साइड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की साइड से भी एटम एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एसिटोफिनोन का सिंथेसिस दिया हुआ है, एक ये मेथड दिया हुआ है जो क्लासिकल है, और ये है ग्रीन मेथड है। आइए इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। एसिटोफिनोन का प्रोडक्शन दोनों में ही हो रहा है। यहाँ पर हमने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए 120 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 392 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। इनको हम जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे इसको 3 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ये है, क्योंकि सारे सब्सटेंसेस को यहाँ पर हमने शामिल किया हुआ है। और यहाँ जो रिएक्टेंट है, जो इच्छित प्रोडक्ट है वो एसिटोफिनोन है, तो उसको हमने ऊपर लिखा है, क्योंकि 3 मोल बन रहा है तो 3 से इसका मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने रिएक्टेंट्स का नहीं यूज़ किया, लेकिन क्योंकि ये सारे जो एटम्स हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, तो इसलिए हम इनको ना यूज़ करके हम इस पूरे को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक ही है, क्योंकि टोटल वेट यहाँ का और टोटल वेट यहाँ का दोनों बराबर होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका एटम एफिशिएंसी जो है वो 42% है, और जबकि जो ग्रीन मेथड, इसको ग्रीन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एफिशिएंसी है वो 87% है। मोरओवर यहाँ जो रिएक्टेंट्स यूज़ किए हैं, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है वो यूज़ किया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ़ केमिकल्स भी कम यूज़ हुए हैं, और इस वजह से ये ग्रीन रिएक्शन है,
क्योंकि इसकी एटम एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें जो रिएजेंट्स हैं ये टॉक्सिक हैं और ये कम टॉक्सिक है, इस वजह से भी ये ग्रीन रिएक्शन है। यहाँ क्योंकि हम इसको एटॉमिक एफिशिएंसी, एटम एफिशिएंसी में पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एटम एफिशिएंसी क्योंकि ज़्यादा है, ट्रेडिशनल एटम मेथड का एटम एफिशिएंसी क्योंकि कम है, इसलिए जो सेकंड रिएक्शन है वो ग्रीन रिएक्शन है एटम एफिशिएंसी के नज़रिए से भी। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि मास एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन प्रोसेसेस, जो मास एफिशिएंसी है उसका निर्धारण कर सकती है, दैट इज़ ई फैक्टर, जिसे कहते हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर, जिसको निकालते हैं मास ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट। और वेस्ट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ रॉ मटेरियल यानी जिससे हमने शुरू किया, रिएक्टेंट्स आप कह सकते हैं, जिसमें सॉल्वेंट्स वगैरह सारे इंक्लूड इसके अंदर होते हैं। और इसमें यूज़ होता है फ्यूल भी, अगर मतलब एनर्जी जो हमने किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अगर हमने हीट किया है सिस्टम को, तो यानी गैस या किसी और चीज़ को जलाकर अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, तो उसका वेट भी इसके अंदर शामिल होता है रॉ मटेरियल्स में, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, जो उत्पाद इच्छित उत्पाद है उसका जो मास उसको माइनस किया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोडक्ट, तो जो आता है दैट इज़ उसको कहते हैं हम ई फैक्टर। इसमें वाटर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट के रूप में अगर हमने यूज़ किया तो उसका काफ़ी ज़्यादा मास आ जाएगा और ई फैक्टर काफ़ी हाई हो जाएगा। लेकिन उस वाटर में डिज़ोल्व्ड इनऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको हम इस जो वेस्ट में हम उसको शामिल करते हैं। देखिए, ई फैक्टर को केजी ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ प्रोडक्ट से निकाला जाता है, और जो टोटल वेस्ट है किसी भी प्रोसेस का, एक्चुअल वेस्ट जो है वो इंक्लूड करता है लॉस ऑफ, उसमें शामिल होता है लॉस ऑफ सॉल्वेंट, लॉस ऑफ एसिड और बेसिस, और वेस्ट फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन जो है, हम सारे एनर्जी का जो फैक्टर है वो भी इसमें शामिल किया जाता है वेस्ट के अंदर। गुड ई फैक्टर यूजुअली स्पेंड्स अराउंड 0.1, उसका मतलब अगर अच्छा ई फैक्टर है उसका मतलब 0.1 है। उसका अर्थ ये है जैसे कि 10 kg डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, इच्छित जो प्रोडक्ट है अगर वो 10 kg हो और वेस्ट सिर्फ 1 kg उसमें से निकले, तो ऐसे में जो ई फैक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के आसपास आएगा, और इसको गुड ई फैक्टर के नाम से जाना जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होते हैं उसमें, क्योंकि जो उत्पाद मेडिसिनल चाहिए वो उनकी प्योरिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए, इसलिए उनका ई फैक्टर जो है अप्रॉक्सीमेटली कई बार 100 आता है। उसका मतलब कि 1 kg मेडिसिन के या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बनने के साथ 100 kg वेस्ट भी बनता है, और ये ई फैक्टर काफ़ी हाई है। अब आप ध्यान से सुनिए कि ऑयल इंडस्ट्री का जो ई वेस्ट है वो लगभग ज़ीरो के आसपास होता है, ज़ीरो नहीं, लगभग ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री में। फिर आप ये कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है बहुत सारा वेस्ट निकालती है, लेकिन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत कम वेस्ट निकालती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता है वो कम होता है, जबकि पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री का जो कुल प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के तुलना में। तो उसका मतलब है अगर वो ई फैक्टर उसका ज़ीरो के आसपास भी हो, तो भी जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग या ऑयल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है अगर उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हालांकि उसका ई फैक्टर जो है, ई फैक्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हाई होने के बावजूद उसका कुल जो प्रोडक्ट है वो कम है, और उसका कुल वेस्ट भी पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उसकी तुलना में कम है। तो जो ई फैक्टर है वो आपको टोटल वेस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, वो सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में आपको बताता है।
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस से है, उसका मतलब हमें इस तरह के स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, इस तरह के स्टेप्स डिज़ाइन या इस तरह के स्टेप्स को सोचना चाहिए, पाथवे सोचना चाहिए ताकि कोई टॉक्सिसिटी हेल्थ और एनवायरनमेंट को ना हो। तो जो पुराने मल्टी स्टेप रिएक्शंस थे, क्लासिकल स्टेजेस जो सिंथेसिस में थे, उसका उनको यूज़ करके लेस स्टेप, कम स्टेप वाले जो प्रोसेस है उनका यूज़ करना चाहिए। तो उसका मतलब है कि ऑल्दो द प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हम जब किसी भी केमिकल सिंथेसिस को करते हैं और उसमें टॉक्सिक रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट में वो टॉक्सिक रिएजेंट हो। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टेप्स से कोई एक रिएक्शन पूरी होती है, उसमें टॉक्सिक रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि प्रोडक्ट में वो टॉक्सिक रिएजेंट आ जाए। किसी प्रोडक्ट में वो साइड प्रोडक्ट के रूप में उसका कोई दूसरे रूप में वो निकल के आ जाता है और जो प्रोडक्ट है वो यूज़फुल हमारा होता है, लेकिन जो उसका साइड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट होता है, वो हार्मफुल होता है। और इसी तरह से इस वजह से हमें मल्टीपल स्टेज वाले रिएक्शंस की जगह कम स्टेप के रिएक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए और रिएजेंट्स की जगह हमें बायोलॉजिकल एंजाइम्स इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ जो है वो या किसी भी प्राणी का जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसमें कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। आइए याद कर लेते हैं फॉस्जीन के बारे में। फॉस्जीन जो है एक पॉइजनस गैस है और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे उसको केमिकल वेपन के रूप में यूज़ किया गया था, जिससे लगभग 85,000 डेथ्स हुए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रिएक्शंस होने चाहिए वो लेस हैज़र्डस केमिकल सिंथेसिस के प्रोसेस होने चाहिए। तो आइए देखते हैं ये एग्जांपल जो पॉलीकार्बोनेट सिंथेसिस, इस तरह के पॉलीमर सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। इन सिंथेसिस जो क्लासिकल सिंथेसिस थे, जो डायोल्स और कार्बोनेट्स के बीच में जो कंडेंसेशन रिएक्शन था, उसमें फॉस्जीन का इस्तेमाल होता था, डाइक्लोरोमीथेन मीथेन का इस्तेमाल होता था, और जो दोनों ही हाई कॉस्ट और टॉक्सिक केमिकल्स हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शंस हैं, इनमें फॉस्जीन के या फॉस्जीन या खुद उसके डेरिवेटिव्स यूज़ होते हैं, डाइक्लोरोमीथेन भी यूज़ होते हैं जो कि टॉक्सिक हैं। अब हमें उसका मतलब है कि इन स्टेप्स को छोड़कर हमें कोई इस तरह का रिएक्शन यूज़ करना चाहिए जो कि ग्रीन स्टेप्स हो। तो ग्रीन सिंथेसिस में एक सिंथेसिस है इपॉक्साइड का यूज़ करना और उसका साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करना। बहुत सिंपल है और ये इसमें ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल जैसे कि डाइक्लोरोमीथेन और फॉस्जीन का इस सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये एक ग्रीन प्रोसेस के नाम से मशहूर हुआ। और इस तरह से हम कार्बामेट का सिंथेसिस कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो इसमें जो सॉल्वेंट्स हैं वो भी रिसाइकल हो रहे हैं। तो ये एक ग्रीन रिएक्शन या ग्रीन सिंथेसिस का प्रोसेस था, लेकिन इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उससे भी बढ़िया जो केमिकल्स हैं या उससे भी बढ़िया सिंथेसिस हैं वो यूज़ हुए हैं। जो इपॉक्साइड यूज़ हुआ है इससे पहले, या इस तरह से 3 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड ऑक्सीटेंस और इपॉक्साइड्स जो यूज़ हुए हैं, वो डिफ़िकल्ट हैंडलिंग है उसकी, हाई कॉस्ट है और नैरो स्कोप है। तो ये इसके 3 डिसएडवांटेजेस थे। और जो अभी लेटेस्ट है प्रोसेस, क्योंकि देखिए आप आरपीएससी में या फिर नेट जेआरएफ में रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर भी आता है, तो ये इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि अब डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ डायोल हो रहा है। ये जो पिंक बॉक्स में आप देख रहे हैं ये लो कॉस्ट
ग्रीन प्रोसेस है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग्स इसमें यूज़ नहीं हुए, डायोल्स डायरेक्ट पॉलीमराइज हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यूज़ इसमें कैटलिस्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से इसका जो एफिशिएंसी है वो यील्ड परसेंटेज है वो 99% या उससे ज़्यादा यील्ड है। तो ये एक लेटेस्ट और अच्छा ग्रीन प्रोसेस है कार्बामेट सिंथेसिस का, डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ डायोल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक और अच्छा सा एग्जांपल है, वो है एक लोअर, जब हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करने के लिए सिम्वास्टैटिन दिया जाता है, और उसके 2 प्रोसेसेस हमारे स्क्रीन पे हैं। तो आप ये देखिए, रूट नंबर 1 है ये यहाँ से, और ये इसमें जिसमें प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का काम किया हुआ है इसके अंदर, और इसमें जो है स्टेप्स भी हैं, ज़्यादा स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं कम से कम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी रिएजेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों स्टेप्स से, जो ट्रेडिशनल स्टेप्स हैं उनसे इसमें सिम्वास्टैटिन का सिंथेसिस दिखाया हुआ है। जबकि जो ग्रीन प्रोसेस है उसको देख लीजिए, उसी ड्रग का हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया है। इसमें बायोकैटालाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन है और सेम स्टार्टिंग मटेरियल है और सेम एंड प्रोडक्ट है, लेकिन आप देखें स्टेप इसमें कम है और लिया हुआ है बायो एंजाइम लिया हुआ है इसके अंदर, बायो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, जिससे कि ये ज़्यादा ग्रीन प्रोसेस है। क्यों? 2 बातें हैं इसके अंदर। पहला कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं इस रिएक्शन में वो कम हैं, और उसके अलावा प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के बजाय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंजाइम लिया हुआ है या बायोमॉलिक्यूल लिया हुआ है, जिससे कि ये रिएक्शन ग्रीन रिएक्शन हो गई है। लास्ट फैक्टर जो आज हम यहाँ इसमें डिस्कस कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स वाला प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे। इसका अर्थ ये है कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स लें जो काम तो वही करे जो हम चाहते हैं, लेकिन उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है वो घट जाए। तो ऐसे कंपाउंड्स को जब हम यूज़ करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं, उस प्रिंसिपल को कहते हैं डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स। सेफ़र यानी इसका हैज़र्ड जो है या टॉक्सिसिटी जो है एनवायरनमेंट और लाइफ पे कम से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ C9 एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, और वो जो डिग्रेडेबल है और नॉन टॉक्सिक है। हालांकि इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, और लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये उतना नॉन टॉक्सिक नहीं है जितना कि पहले सोचा गया था। लेकिन इसको यूज़ करते हैं किसी बोट या शिप के आउटर साइड में जो पानी में पड़े रहते हैं, ताकि उस पर सी वीड या प्लैंकटन उग ना जाए या उससे चिपक ना जाए। इसके लिए इसको बाहर पेंट किया जाता है, लगाया जाता है, और ये एक ग्रीन केमिकल के रूप में यूज़ किया गया, क्योंकि इससे पहले जो यूज़ किया जाता था वो हाई टॉक्सिक टिन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सी नहीं है यहाँ पर, टिन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले यूज़ किया जाता था जो कि टॉक्सिक था, तो उसकी जगह यूज़ किया जा रहा है C9। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो क्लोरीन ब्लीच यूज़ होते थे, और क्लोरीन ब्लीच जो है ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं, उनकी जगह यूज़ हो रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड पेपर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आइए हम देख लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स सेफ़र केमिकल्स के लिए। देखिए हमारे स्क्रीन पे है सबसे पहला एग्जांपल सिफेलोस्पोरिन, जो कि इसका नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और सिफेलोस्पोरिन जो है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के काम में आते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट ये था कि बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं।
कारण ये था कि इसका ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर था और उसका जो सेफ़र ऑप्शन है वो एनायनिक ऑप्शन है। यहाँ इसको एनायन में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं और एनायनिक ऑप्शन है ये, और ये सेफ़र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ COOH ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है, और इसको माइनस में चेंज यानी एनायनिक ऑप्शन इसका लिया जा सकता है। और इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ये सेफ़र है कि ये बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता, ये बॉडी से निकल जाता है, इसका टॉक्सिसिटी कम रहता है इसी वजह से। दूसरा है कि सेफ़र केमिकल्स में मैनिपुलेटिंग स्टेरिक्स। इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमने देखा था वो था कि ज्विटर आयंस की जगह हमने एनायन यूज़ किया, यानी चार्ज को मैनेज किया था हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में। इस वाले एग्जांपल में हम इसका स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो मैनेज कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। दो कंपाउंड्स हैं, पैराक्वेट और डाइक्वेट, और इन दोनों का जो यूज़ है वो है हर्बिसाइड के रूप में, या तरह तरह के जो हर्बिसाइड्स हर्ब्स हैं उनको किल, जो अनवांटेड हर्ब हैं उनको किल करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। पैराक्वेट जो है ये एब्जॉर्ब अगर हो जाता है तो लंग टॉक्सिसिटी, लंग में जाकर ये जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और हमें प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। डाइक्वेट का इस्तेमाल किया, अगर आप इन दोनों को अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पर जो पैराक्वेट में प्लस चार्ज ये यहाँ पर है और डाइक्वेट में प्लस चार्ज यहाँ और यहाँ पर है। इसमें ज़्यादा दूर में है और इसमें ज़्यादा पास है, और इस वजह से, इसी वजह से, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की वजह से ये किसी भी मेम्ब्रेन के आर पार जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, और इस वजह से इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम होती है। लेकिन साथ ही साथ इसका जो हर्बिसाइड इफ़ेक्ट है वो, और ये इसका हर्बिसाइड इफ़ेक्ट, इन दोनों का जो हर्ब्स को किल करने का इफ़ेक्ट है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, बस टॉक्सिसिटी में परिवर्तन आया है। ये टॉक्सिक नहीं है और ये टॉक्सिक है, इसलिए ये ग्रीन केमिकल है और सेफ डिज़ाइनिंग इसकी है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, बाय मैनिपुलेटिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी, फॉर एग्जांपल एक्रेलेट्स। एक्रेलेट्स को हम काफ़ी यूज़ करते हैं, और जो है इसमें दो एग्जांपल्स हैं, मिथाइल एक्रेलेट और मिथाइल मिथैक्रेलेट। ये जो है ये नॉन कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि ये माइकल एडिशन रिएक्शन नहीं प्रदर्शित कर सकता, जबकि ये टॉक्सिक है। और एक सब्स्टिट्यूशन, यानी हमने सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर CH3 लगा दिया है, और अगर हम इसका यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ दिस, जहाँ भी यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ अगर मिथाइल एक्रिलेट की जगह अगर हम मिथाइल मिथ एक्रिलेट का इस्तेमाल करें तो वो ग्रीन ऑप्शन होगा और ये सेफ़र केमिकल होता है। तो ये भी इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को मैनिपुलेट करके इसका माइकल एडिशन रिएक्शन ना हो, क्योंकि माइकल एडिशन रिएक्शन से कार्सिनोजेनेसिटी इसकी बढ़ती है, तो उसको हमने रोका, और जिससे हमें सेफ़र ऑप्शन ग्रीन ऑप्शन के रूप में ये कंपाउंड मिला। बाई फैसिलिटेटिंग डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हम कोई भी कंपाउंड है वो उसका ऐसा ऑप्शन यूज़ करें कि वो टॉक्सिक ना हो बॉडी में जाकर। जैसे हेपेटिक ऑक्सीडेशन, अगर बेंजीन से हम काम कर रहे हैं और हेपेटिक ऑक्सीडेशन उसका होता है, जो केमिकल बनता है उससे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होता है। जबकि अगर बेंजीन की जगह हमने टॉल्विन यूज़ किया, हेपेटिक ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बनता है जो कि टॉक्सिक नहीं है। उसका मतलब जहाँ हो सके वहाँ पर हमें बेंजीन की जगह टॉल्विन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए टॉल्विन उतना टॉक्सिक नहीं है जितना कि बेंजीन है। नेक्स्ट एग्जांपल जो सेफ़र केमिकल्स का है या ग्रीन केमिकल्स का है, वो DDT की जगह हमने SI-DDT एनालॉग यूज़ किया है। हमें मालूम है कि एंटी मलेरिया के रोकथाम के लिए हम DDT का स्प्रे करवाते हैं, लेकिन इसके जब DDT का स्प्रे कराते हैं, कोई यूज़फुल इंसेक्ट्स जो हैं
जो पॉलिनेशन के लिए काम आते हैं, जिससे कि इकोलॉजी जो एनवायरनमेंट में तरह तरह के फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए, वैरायटी के लिए ज़रूरी होते हैं जो इंसेक्ट्स, वो उनकी भी डेथ हो जाती है डीडीटी से। उसका जो दूसरा अल्टरनेटिव ग्रीन जो ऑप्शन है वो है सिलिकॉन एनालॉग ऑफ डीडीटी, जो कि नॉन टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स है। इसमें जो फ़र्क आप देख सकते हैं वो है सिर्फ कार्बन की जगह यहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है। और जो सिलिकॉन बॉन्ड है, दिस इज़ ड्यू टू मोर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड या मेटाबोलाइज्ड SI बॉन्ड एज़ कम्पेयर टू CH बॉन्ड। तो ये लार्जर मॉलिक्यूल साइज़ है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है पीरियोडिक टेबल में, और इसका जो बॉन्ड ब्रेकिंग है दोनों का जो टेंडेंसी है, क्योंकि एक जैसे नहीं है तो इसलिए ये नॉन टॉक्सिक है और ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और उनका जो ग्रीन ऑल्टरनेटिव है उसको आज हमने एग्जांपल्स को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।